हेलो नमस्कार साथियों, जीसीपी साइंस क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। और जैसा कि बेटा आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से हम लगातार आपके सामने क्लास को ला रहे हैं और न्यूमेरिकल्स के साथ सबसे ज्यादा प्रॉब्लम सभी लोगों को होती है वो न्यूमेरिकल्स के अंदर होती है। और एक लेक्चर में हम डालेंगे कि हमें आखिरकार अब फिजिक्स के अंदर पढ़ना कितना है। यह भी जरूरी है बेटा कि पता होना चाहिए कि हमें फिजिक्स के अंदर कितने टॉपिक को पढ़ना है, कितने टॉपिक को हमें तैयार करना है और कितने हमें छोड़ना है। यह भी चीज बेटा ध्यान रखनी है। तो इसके लिए हम एक वीडियो बनाएंगे, लगभग में 5 से 7 मिनट की वीडियो बना देंगे और उसके अंदर हम बता देंगे बेटा आप लोग कितना पढ़ना है। न्यूमेरिकल्स लगातार करते रहिए क्योंकि ऐसी 10 क्लासें आएंगी और 6 मार्च से पहले लगभग में 5 से 6 क्लासें ऐसी होंगी जो आप लोगों के बेटा पूर्ण रूप से रिवीजन वाली होगी। संपूर्ण फिजिक्स से कोई ना कोई कहीं ना कहीं से क्वेश्चन उठा लिया जाएगा, लेकिन जो हमारे न्यूमेरिकल्स बचे हुए हैं उन न्यूमेरिकल्स की ओर भी फाइट करते रहेंगे। लगातार न्यूमेरिकल्स आएंगे, चिंता ना करिए, क्लास डिले नहीं होगी, ठीक है। केमिस्ट्री भी कोशिश कर रहे हैं जल्दी से जल्दी आपके सामने केमिस्ट्री भी क्लास लेकर आए, ठीक है। चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। देखो, समान तरंगदैर्घ्य और समान आयाम की दो तरंगें किसी बिंदु पर 180 कलांतर में मिलती हैं, वहां पर परिणामी आयाम क्या होगा? भाई परिणामी आयाम पूछा है, समान आयाम। मान लिया पहली वाली तरंग का आयाम a1 और दूसरी वाली तरंग का आयाम a2 है, लेकिन समान तरंगदैर्घ्य और समान आयाम की तरंगें हैं। तो a1 बराबर a मान लिया और a2 बराबर हमने क्या मान लिया? a मान लिया। कितने? फाई बराबर कलांतर दे रखा 180 अंश पर मिलती है। परिणामी आयाम निकालना है तो r बराबर होता है अंडर रूट में a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। क्लियर? ये करा दिया बेटा आपको टॉपिक, ये भी टॉपिक आपको पूर्ण से करा दिया है, ठीक है। लगाएंगे अब यहां से a1 का वैल्यू कितना है आप लगाओगे a का स्क्वायर प्लस a2 की जगह a का स्क्वायर प्लस 2a1 की जगह a इंटू a2 की जगह a और cos फाई की जगह बेटा कितना लगाओगे? 180 अंश। cos फाई की जगह कितना लगाओगे? 180 अंश, ठीक है। अब इसके बाद a और a कितना हो जाएगा? 2a स्क्वायर प्लस 2 a का गुणा a में करेंगे a स्क्वायर और cos 180 का मान कितना होता है? -1। कितना होता है? -1। तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा? ये तो माइनस हो जाएगा भैया, 2a स्क्वायर और माइनस के 2a स्क्वायर, तो ये तो सब कैंसिल हो गया। तो परिणामी आयाम बराबर बेटा कितना निकलेगा? 0। परिणामी आयाम कितना निकलेगा? 0। क्लियर? नोट करें बेटा, इसको नोट करिएगा। इसके बाद बेटा अगला सवाल है, समान आवृत्ति की दो तरंगें जिनकी तीव्रताएं I0 तथा 9I0 हैं अध्यारोपित की जाती हैं। यदि किसी बिंदु पर परिणामी तीव्रता 7I0 हो तो उस बिंदु पर तरंगों के बीच न्यूनतम कलांतर ज्ञात कीजिए। देखो, कलांतर को ज्ञात करना है, बिल्कुल बेटा कलांतर ज्ञात करना है। तीव्रता दे रखी है I1 और I2 दे रखा है भैया, कितना दे रखा है? आप बोलोगे I0 और 9I0, ठीक। उसके बाद परिणामी तरंग की तीव्रता दे रखी है भाई, कितना दे रखा है? 7I0, ठीक बेटा। यहां पर फॉर्मूला होता है परिणामी तरंग की तीव्रता I बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट में I1 अंडर रूट में I2 cos फाई, ठीक है। चलो लगाते वैल्यू, पहले लगाते हैं भैया I1 का I का वैल्यू है 7I0। उसके बाद I की जगह I0 प्लस I2 की जगह बेटा 9I0 प्लस 2 अंडर रूट में I की जगह बेटा कौन हो जाएगा? I1 की जगह I इंटू में I2 की जगह 9I0, ठीक है। और उसके बाद cos फाई। 9 और 1 बेटा कितना हो जाएगा? 10। 9 और 1 10, इधर प्लस के दूसरी ओर जाके माइनस के, तो 7I0 माइनस के 10I0 बराबर 2 अंडर रूट से बेटा देखो 2I0 है, 2I0 है तो 1I0 बाहर आ जाएगा। उसके बाद 9 कितने का वर्गमूल होता है? 3 का होता है, cos फाई। 2I0 है, 1I0 बाहर, 9 कितने का वर्गमूल होता है भैया? 3 का होता है। 9 कितने का होता है? 3 का होता है, ठीक है। अब माइनस के 10 में से प्लस का 7 गया तो माइनस के 3I0 बराबर 3 दूनी 6I0 cos फाई।
अब करना क्या है बेटा, ये गुणा में है, ये गुणा में है, दूसरी ओर जाके भाग में हो जाएगा, तो माइनस के 3i0 बट्टे 6i0 बराबर cos 5। बेटा i0 से i0 कैंसिल, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, अर्थात माइनस के 1/2 बराबर cos 5। बेटा cos 120 अंश का मान होता है माइनस के 1/2, तो cos 120 अंश का मान कितना होता है, माइनस के 1/2 बराबर cos 5। भाई यहां से cos से cos हट जाएगा, 5 बराबर कितना निकलेगा, 120 अंश। ये हमारा रहा आंसर। क्लियर? चिंता ना करिए, क्योंकि आप लोगों में बेटा जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं बोर्ड एग्जाम के अंदर 2024 के सेटों में जो प्रश्न आए हुए हैं वह 2015, 16, 17 और 18 तक के प्रश्न आए हुए हैं। 2017 का प्रश्न बेटा 2024 में रख दिया, 2017-18 का प्रश्न बेटा 2024 में रखा हुआ मिलेगा आपको। तो हम प्रीवियस ईयर के पेपर के क्वेश्चंस बेटा जो आए हुए हैं आप लोगों के प्रश्न, कहीं ना कहीं हम उन्हीं प्रश्नों को करा रहे हैं, और इससे आप लोगों बेटा फॉर्मूलों का भी अनुभव होगा। लगातार फॉर्मूले सवाल रिपीट, तो लगातार क्लास को जरूर देखिएगा। ठीक है, सवाल को नोट करो, नोट करो सवाल को बेटा। इसके बाद बेटा अगला सवाल है, अगला सवाल, दो प्रकाश तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात 81:49 है, उनके आयामों का अनुपात क्या होगा। तो देखो जो तरंग की तीव्रता होती है आयाम के वर्ग के कैसी होती है बेटा, समानुपाती। तरंग की तीव्रता आयाम के वर्ग के कैसी होती है, समानुपाती, अर्थात I1 बट्टे I2 बराबर हो जाएगा A1 का स्क्वायर बट्टे A2 का स्क्वायर। भैया तीव्रताओं का, तरंग की तीव्रताओं का अनुपात है 81 अनुपात कितना है 49 बराबर A1 का स्क्वायर बट्टे A2 का स्क्वायर। स्क्वायर हटावे इस पे अंडर रूट आ जाएगा, स्क्वायर हटावे अंडर रूट आ जाएगा, अंडर रूट 81 बट्टे 49 बराबर A1 बट्टे A2। भाई 81 कितने का वर्गमूल होता है, तो आप बोलोगे 81 होता है 9 और बट्टे 49 कितने का वर्गमूल होता है बेटा 7 का, तो A1 अनुपात A2 कितना निकलेगा 9:7, 9:7। ध्यान रखना, ऐसे कभी कभार प्रश्न आप लोग बेटा कंफ्यूज कर दिए जाते हैं, बहुत सारे प्रश्न आपको इस तरीके दे दिए जाएंगे और आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, नोट करो सवाल को। इसके बाद बेटा अगला सवाल है, दो तरंगों की तीव्रताओं में 25:16 का अनुपात है, उनके आयामों का क्या अनुपात है। यदि दोनों तरंगें व्यतिकरण करती हैं तो अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात क्या है। देखो सबसे पहले भैया तीव्रताओं का अनुपात दे रखा है I1 बट्टे I2 का अनुपात दे रखा है 25:16 यानी 25/16। आयामों का अनुपात पूछा है A1 का स्क्वायर। भैया तरंग की जो तीव्रता होती है आयाम के वर्ग के कैसी होती भैया समानुपाती, आयाम के वर्ग के कैसी होती है समानुपाती, तो A1 बट्टे A2, A1 का स्क्वायर बट्टे A2 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा I1 बट्टे I2, और स्क्वायर हटाओगे तो इस पे क्या आ जाएगा अंडर रूट आ जाएगा I1 बट्टे I2। ठीक है बेटा, यहां से I1 बट्टे I2 का मान यहां लगाइए, तो A1 बट्टे A2 बराबर अंडर रूट में I1 बट्टे I2 का वैल्यू 25:16, अर्थात A1 बट्टे A2 बराबर 25 कितने का वर्गमूल होता है भाई 5 का, और बट्टे A2 किसका वर्गमूल होता है A2 सॉरी 16 कितने का वर्गमूल होता है आप बताओगे 4 का। ये 5 का वर्गमूल हो जाएगा और ये कितने का वर्गमूल हो जाएगा 4 का हो जाएगा। ठीक, अब यहां से क्या कर रहे हो, ये तो बेटा निकला है इनका अनुपात, अर्थात A1 बराबर 5 और A2 बराबर कितना हो जाएगा 4। ठीक है, लेकिन हमसे पूछा है इनकी अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात। अधिकतम यानी अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात I मैक्सिमम बट्टे I मिनिमम बराबर A प्लस B का A प्लस यहां पर A1 प्लस A2 का स्क्वायर बट्टे A1 माइनस के A2 का स्क्वायर। अधिकतम में ये और न्यूनतम में ये सबका सब हम व्यतिकरण टॉपिक में आपको पढ़ा चुके हैं। ठीक है, कंप्लीट कर लेना उसको जाके। यहां से अब यहां पर हमें मैक्सिमम अनुपात मिनिमम निकालना है। A1 की जगह बेटा कितना लगाओगे आप 5 माइनस प्लस A2 की जगह कितना लगाओगे 4, इसका वर्ग बट्टे
A1 की जगह 5 माइनस A2 की जगह 4 इसका वर्ग। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा I मैक्सिमम बटे I मिनिमम। ठीक है, अब इसके बाद क्या कहानी होगी? इसके बाद कहानी ये होगी बेटा कि यहां से I मिनिमम बराबर 5 और 4 9 और 9 का वर्ग कितना हो जाता है 81 बट्टे 5 में से 4 गया 1 और 1 का वर्ग कितना होगा 1 ही होगा। तो इसका अनुपात कितना निकलेगा 81:1। ठीक है, नोट करिए सवाल को, उसको नोट करेंगे। इसके बाद बेटा अगला सवाल क्या बोल रहा है, सवाल समझो। देखो, यन के द्विक रेखा छिद्र प्रयोग में स्लिटें 0.28 mm दूरी पर है। भैया ये स्लिटें हैं और ये कितनी दूरी पर है? यहां पर जो रेखा छिद्र ये स्लिटें हैं, ये कितनी दूरी पर है 0.28 mm दूरी पर है और पर्दा 1.4 मीटर दूरी पर है। ये जो यहां से ये जो स्लिट है, इस स्लिट से पर्दा की दूरी कैपिटल डी से लिखेंगे और ये जो द्विक रेखा छिद्र है इनके बीच की दूरी को लिखते हैं स्मॉल डी से। ठीक है, यहां स्लिट हो सकता है, यहां स्लिट है और यहां क्या है पर्दा है। तो स्लिटों के बीच की दूरी d बराबर 0.28 mm है, पर दूरी को मीटर में लाना है। mm हटाओ मीटर में लाओ तो 0.28 mm को मीटर में लाना है 10 की पावर माइनस के 3 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। और पर्दा d बराबर दे रखा है बेटा कितना 1.4 मीटर। ठीक, स्लिटों से ये हो गया पर्दा। और केंद्रीय दीप्त फ्रिंज और चौथी दीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी, यानी केंद्रीय दीप्त फ्रिंज मान लिया ये रहा केंद्रीय दीप्त फ्रिंज और चौथी दीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी को कैसे लिखेंगे x से। किससे लिख दिया आपने x से। तो ये जो दूरी होगी x बराबर 1.2 सेंटीमीटर। भैया दूरी मीटर में लाओ, 1.2 सेंटीमीटर को मीटर में लाओ 10 की पावर माइनस के 2 से मल्टीप्लाई। ठीक, और m बराबर कौन सी है ये चौथी। कौन सी है ये चौथी, केंद्रीय दीप्त फ्रिंज और चौथी दीप्त, केंद्रीय दीप्त फ्रिंज और चौथी दीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी। उसके बाद प्रयोग में प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लैम्डा निकालना है और दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात करनी है। देखो यहां पर शब्द बेटा कौन सी है चौथी दीप्त फ्रिंज है। और ध्यान रखना जब भी दीप्त फ्रिंज आएगा तो दीप्त फ्रिंज के लिए जो दूरी होती है, दीप्त फ्रिंज के लिए जो दूरी निकालने का फॉर्मूला होता है x बराबर m लैम्डा कैपिटल D बट्टे स्मॉल d। ध्यान रखना जब भी हमें दीप्त फ्रिंज निकालना है, दीप्त फ्रिंज की दूरी, तो इसके लिए फॉर्मूला ये होता है। ठीक, अब लगाओ बेटा मान किसका पता आपको, x का मान पता है, लगाओ कितना है 1.2 इंटू 10 की पावर माइनस के 2 बराबर m कौन सी है चौथी दीप्त फ्रिंज, तरंगदैर्घ्य लैम्डा निकालना है, d कैपिटल 1.4 बट्टे यहां पर स्मॉल d 0.28 गुणा 10 की पावर माइनस के 3। एक जीरो ऊपर और बढ़ा लो, दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा। 14 धाई 140, 14 दूनी 28, 2 से ये कट जाएगा, 2 दूनी 4। इतनी कहानी क्लियर हुई। तो अब यहां से देख लो बचा कौन, यहां से कहानी देखो 1.2 इंटू 10 की पावर माइनस के 2। भाई यहां 10 की पावर माइनस के 3 है, भाग में है, किसमें भाग में, पर दूसरी ओर जब लेके जाओगे इन्हें तो ये गुणा में आ जाएंगे। भाई किस में आ जाएंगे गुणा में, बिल्कुल बात सही है। उसके बाद बराबर 2 इंटू में कौन बचेगा लैम्डा और इंटू में 10 की पावर कुछ नहीं 1। भाई तरंगदैर्घ्य निकालना, ये गुणा में है, दूसरी ओर जाके भाग में हो जाएंगे। तो 1.2 इंटू 10 की पावर 2 और 3 माइनस के 5 बट्टे 2 इंटू में 10 की पावर 1 और बराबर हो जाएगा लैम्डा। दशमलव हटाओ, 1 जीरो और बढ़ा लो। ठीक है, 2 6 12, 10 की पावर 2 हो जाएगी, 10 की पावर कितनी हो जाएगी 2, तो ये हो जाएगा 6 गुणा 10 की पावर नीचे 2 प्लस की ऊपर जाके माइनस की, तो माइनस की 2 माइनस की 5 माइनस के 7 बराबर किसके हो जाएगा लैम्डा। पर ये भैया जो तरंगदैर्घ्य निकलेगी किसमें निकलेगी मीटर में। अगर मुझे बेटा इसमें लाना है किसमें एंगस्ट्रॉम में, एंगस्ट्रॉम में बदलना है,
तो एक एंगस्ट्रॉम लाने में बेटा मीटर, एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं? 10 की पावर माइनस के 10 मीटर। तो अब आप क्या करोगे कि अभी दशमलव यहां है, 3 अंक दशमलव इधर खिसका दो, तो ये हो जाएगा 6000 इंटू 10 की पावर 3 अंक दशमलव इधर ले गए तो 10 की पावर माइनस के 10 मीटर, और 10 की पावर माइनस के 10 मीटर एक एंगस्ट्रॉम होगा, और एक का गुणा इसमें करोगे तो यही हो जाएगा 6000 एंगस्ट्रॉम। ये बेटा हमने किसको निकाल लिया? तरंगदैर्घ्य को। ठीक, दूसरा फ्रिंज की चौड़ाई। जब भी बेटा आपसे फ्रिंज की चौड़ाई पूछे तो W बराबर होता है लैम्डा डी अपॉन टी। W बराबर क्या होता है? लैम्डा डी अपॉन डी। ठीक है, लैम्डा कैपिटल डी अपॉन डी होगा, कैपिटल डी अपॉन डी। ठीक है, अब लगाओ फॉर्मूला। लैम्डा का वैल्यू कितना निकाला है? लैम्डा का वैल्यू ये बेटा मीटर वाला लगाओ, मीटर वाला लगाओ, मीटर वाला ये रहा 6 इंटू 10 की पावर माइनस के 7 इंटू डी। डी कितना है भैया? यहां कहां गया? 1.4 बट्टे स्मॉल डी कितना है? स्मॉल डी 0.28 गुणा 10 की पावर माइनस के 3। ऊपर बेटा ये 0 बढ़ाओ, दशमलव से दशमलव कैंसिल, 14 ढाई 140 और 14 दूनी 28 और 2 3 6। W बराबर निकलेगा 3 इंटू 10 की पावर माइनस के 7, और यहां 10 की पावर 10 की पावर 1, और जब माइनस के 3 ऊपर जाके प्लस के 3 और 1 4, तो यहां पर प्लस के 4 है, माइनस के 7 में से तो बचेगा माइनस के 3, तो 3 गुणा 10 की पावर माइनस के 3 भैया मीटर में, और 10 की पावर माइनस के 3 मीटर बराबर होता है 1 mm के, अर्थात कितना हो जाएगा? 3 mm। कितना हो जाएगा? 3 mm। क्लियर? नोट करेंगे सवाल को, नोट करिएगा। इसके बाद बेटा अगला सवाल है। अगला सवाल बोल रहा है दो झिर्रियों के बीच की दूरी 3 mm है, उन पर 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश लंबवत आपतित होता है। झिर्रियों से 1 मीटर की दूरी पर रखे हुए पर्दे पर फ्रिंजें बनती हैं। फ्रिंजों की चौड़ाई तथा दूसरा पूछा गया बेटा यहां पर केंद्रीय फ्रिंज से तीसरी दीप्त फ्रिंज की दूरी ज्ञात करनी। देखो सबसे पहले आपको दो झिर्रियों के बीच की डिस्टेंस दे रखी है बेटा 3 mm। भैया दूरी को मीटर में लाओ, 3 गुणा 10 की पावर माइनस के 6, 3 गुणा 10 की पावर माइनस के 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये मीटर में आ गया। फिर तरंगदैर्घ्य लैम्डा बराबर दे रखा बेटा कितना? 6000 एंगस्ट्रॉम। तो इससे एंगस्ट्रॉम को मीटर में लाओ तो 6 और 3 जीरो 10 की पावर 3, और एंगस्ट्रॉम को जब मीटर में चेंज करोगे 10 की पावर माइनस के 10 से गुणा कर दोगे, मीटर में हो जाएगा। ठीक है, अर्थात यहां से बचेगा 6 गुणा माइनस के 10 में से प्लस के 3 गया माइनस के 7 मीटर। ठीक, झिर्रियों से जो पर्दा रखा हुआ है, पर्दा कैपिटल डी को कितने मीटर दूरी पर रखा हुआ है? 1 मीटर दूरी पर। पहला पूछा है फ्रिंज की चौड़ाई, तो W बराबर होता है भाई क्या कि W बराबर होता है लैम्डा कैपिटल D बट्टे स्मॉल d। तो लैम्डा का वैल्यू आप बोलोगे 6 गुणा 10 की पावर माइनस के 7, बिल्कुल बात सही है। D का वैल्यू 1 और बट्टे भाई कैपिटल स्मॉल d का वैल्यू 3 गुणा 10 की पावर माइनस के 3, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6, अर्थात W बराबर बेटा जो निकलेगा W बराबर 2 इंटू 10 की पावर माइनस के 7, और नीचे बेटा ये प्लस के 3 ऊपर जाके, तो नीचे माइनस के 3 ऊपर जाके प्लस के 3 हो जाएंगे, तो बचेगा 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 4, 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 4 मीटर। ठीक है, और इससे आगे हल करना चाहो तो बिल्कुल कर सकते हैं कि 1 अंक दशमलव इधर खिसका लो, और आगे आप लोग यहां तक आंसर दे दोगे, बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन और आगे 1 अंक दशमलव इधर खिसका लोगे तो 0.2 हो जाएगा, घात प्लस की बढ़ जाएगी, और प्लस की घात बढ़ेगी तो 1 माइनस 1 कम घात कर दो तो क्या बन जाएगा? 0.2 इंटू 10 की पावर माइनस के 3 मीटर, और 0.10 की पावर माइनस के 3 मीटर बराबर कितने को होता है? 1 mm के। कितने को होता है? 1 mm के। तो आप यहां तक आंसर दे सकते हो, यहां तक छोड़ देना, नहीं तो यहां तक दे देना। ठीक है, एक्शन आना चाहिए आपको। उसके बाद दूसरा पूछा हुआ है स्टेप नंबर 2, भैया तीसरी दीप्त फ्रिंज की दूरी, और मैंने बोला दीप्त फ्रिंज की दूरी के लिए दीप्त फ्रिंज की दूरी निकालने के लिए फॉर्मूला होता है x बराबर m लैम्डा d अपॉन d। बेटा एक चीज देखो, ये क्या है? लैम्डा d अपॉन d, ये क्या है? लैम्डा d अपॉन d बराबर w के,
तो यहां पर लैम्डा डी अपॉन डी क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा भाई, डब्ल्यू हो जाएगा। एम बराबर डब्ल्यू का वैल्यू कितना है, तो आप बोलोगे 0.2 पर एमएम है। और फ्रिंज कौन सा है, आप बोलोगे कौन सी फ्रिंज है, तीसरी है, 3 से मल्टीप्लाई, तो 3 दूनी 6, 0.6 किस में निकलेगा बेटा, ये एमएम में। किस में निकाल लिया, ये एमएम में। क्लियर, नोट करेंगे सवाल को बेटा, नोट करिएगा। इसके बाद बेटा अगला सवाल क्या बोल रहा है, यंग के द्विध्रुवी प्रयोग में स्लिटों के बीच की दूरी 0.4 mm है, प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रॉम है, 2 मीटर दूर रखे पर्दे पर प्राप्त व्यतिकरण प्रतिरूप में केंद्रीय फ्रिंज से 5वीं अदीप्त फ्रिंज की दूरी तथा फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहले भैया 2 स्लिटों के बीच की दूरी, स्लेट बोल है, 2 रेखा छिद्र बोले, ठीक है, इनके बीच की दूरी को स्मॉल डी से लिखते हैं 0.4 mm भैया, और दूरी mm में नहीं मीटर में लाओगे तो 0.4 mm को मीटर में लाओगे कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 की पावर माइनस के 3 से। उसके बाद तरंग दैर्घ्य लैम्डा बराबर दे रखा 6000 एंगस्ट्रॉम, मीटर में लाओगे तो 6 गुणा 10 की पावर 3 और इंटू 10 की पावर माइनस के 10। एंगस्ट्रॉम को मीटर में चेंज करना है, 10 की पावर माइनस के 10 से मल्टीप्लाई, तो माइनस के 10 में से बेटा प्लस के 3 गए तो माइनस के कितना बचेगा, 7, क्योंकि 6 के आगे 3 जीरो है, 10 की पावर 3 और एंगस्ट्रॉम को हमने मीटर चेंज कर दिया। फिर पर्दा रखा हुआ है कितने मीटर की दूरी पर, 2 मीटर दूरी पर, तो पहला पूछा है 5वीं अदीप्त फ्रिंज की दूरी और फ्रिंज की चौड़ाई। देखो अदीप्त फ्रिंज की दूरी के लिए, अदीप्त फ्रिंज की दूरी के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है x बराबर 2m माइनस के 1 लैम्डा डी अपॉन डी। ठीक है, ये फॉर्मूला ध्यान रखना अदीप्त फ्रिंज के लिए। 2m, m बराबर कौन सी है बेटा, m बराबर 5वीं अदीप्त है, तो m 5 माइनस के 1, लैम्डा का वैल्यू है 6 गुणा 10 की पावर माइनस के कितना है, आप बोलोगे 7, d 2 बट्टे स्मॉल d का वैल्यू 0.4 गुणा 10 की पावर माइनस के 3, दशमलव बटा ऊपर 0 और 4 पंजे कितना हो जाएगा बेटा 20। ठीक है, तो अब इसके आगे हल कर रहे हैं, तो x बराबर हो जाएगा 5 दूरी 10 में से गया 9 इंटू में 6 इंटू में 5 इंटू 10 की पावर ये प्लस के 3 माइनस के 3 ऊपर जाके प्लस के 3 और माइनस के 7 में से प्लस के 3 गया तो बेटा कितना बचेगा माइनस के 4। अब देखो 6 पंजे 30 और 30 गुणा 9 9 27 270 गुणा 10 की पावर माइनस के 4। अब 2 अंक दशमलव इधर खिसका ले रहे हैं तो 2.7 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा माइनस के 2 और ये किसमें हो जाएगा मीटर के अंदर। किसमें हो जाएगा ये मीटर के अंदर, क्योंकि 2 घात इधर खिसकाई है, घात प्लस की बढ़ेगी, घात किसकी बढ़ेगी प्लस की बढ़ेगी। ठीक है, उसके बाद दूसरा पूछा है फ्रिंज की चौड़ाई, W बराबर होता है लैम्डा डी अपॉन डी। लैम्डा का वैल्यू है 6 गुणा 10 की पावर माइनस के 7, डी का वैल्यू 2 बट्टे स्मॉल डी का वैल्यू 0.4 इंटू 10 की पावर माइनस के 3। अब देखो दशमलव बटा 0 बढ़ा लो 4 पंजे 20 तो 6 पंजे 30 इंटू 10 की पावर 30 इंटू 10 की पावर हो कितना जाएगा, ये माइनस के 3 है ऊपर जाके प्लस के 3 तो माइनस के 7 में से प्लस के 3 गया बेटा बचेगा माइनस के 4। एक अंक दशमलव और इधर खिसका लो तो W बराबर हो जाएगा 3.0 गुणा 10 की पावर माइनस के 3 मीटर। ये क्या निकलाएगी, इसकी चौड़ाई निकलाएगी। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को बेटा सवाल समझ में आ रहे होंगे, नोट करिए। इसके बाद आगे करा रहे, नोट करो। इसके बाद बेटा अगला प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है आप लोगों के लिए। क्या है प्रश्न, सिद्ध कीजिए कि सघन माध्यम का अपवर्तनांक क्रांतिक कोण की ज्या के कैसा होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखो क्रांतिक कोण यानी I बराबर किसके होता है C के और R बराबर कितना होता है 90 अंश, यानी जो आपतन कोण है, आपतन कोण क्या है, I बराबर किसके होता है क्रांतिक कोण के, और अपवर्तन कोण R बराबर किसके होता है 90 अंश के। क्या होती है बेटा क्रांतिक कोण की परिभाषा, सघन माध्यम, जब कोई प्रकाश की किरण को हम कहां से ले जा रहे हैं, सघन माध्यम से विरल माध्यम में ले जा रहे हैं। सघन से कहां ले जाएंगे,
ये हमारा सघन माध्यम है और सघन माध्यम से हम कहां ले जाएंगे, विरल माध्यम में, विरल माध्यम में ले जा रहे हैं। ठीक है, तो सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में जो अपवर्तन कोण है वह किसके बराबर हो जाए, समकोण के बराबर हो जाए। विरल सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण किसके बराबर हो जाता है, समकोण के बराबर हो जाता है, क्या कहलाएगा, क्रांतिक कोण। यानी I इक्वल टू किसके होता है, C के, तो R जो अपवर्तन कोण है विरल माध्यम में किसके बराबर होगा, 90 अंश के। ठीक है, माना विरल माध्यम को एक तथा सघन माध्यम को 2 से प्रदर्शित करें, सघन माध्यम को 2 से प्रदर्शित करें, यानी विरल को 1 से और सघन को किससे प्रदर्शित करें, 2 से। तो पहले प्रकाश की कण कहां से आ रही है, 2, माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 का अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, sin I बट्टे क्या हो जाएगा, sin I बट्टे sin R। पर यहां पर I कितना है, I की जगह लगाओगे आप C बट्टे sin R की जगह आप कितना लगाओगे, sin R की जगह किसका लगाओगे आप, 90। कितना लगाओगे, 90। माध्यम 2 के सापेक्ष अभी 1 का अपवर्तनांक, तो यहां से sin 90 का वैल्यू कितना होता है, 1, sin 90 का वैल्यू 1, तो अर्थात यहां पर क्या हो जाएगा, माध्यम 2 के सापेक्ष 1 का अपवर्तनांक बराबर sin C बट्टे 1। लेकिन हमें क्या करना है, हमें चेक करना है विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक निकालना है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक निकालना है। जब अपवर्तनांक निकालना है तो माध्यम, विरल माध्यम को 1 बोला है, 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक। जब आप बेटा इसे पलट दोगे, जब आप इसे क्या करोगे, पलट दोगे, तो ये कहां चला जाएगा, भट्टे में चला जाएगा, भट्टे में चला जाएगा, अर्थात माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 का अपवर्तनांक। और माध्यम 2 के सापेक्ष 1 का अपवर्तनांक बराबर किसके निकला, ये sin C के निकला, तो यहां कौन लगा देंगे, sin C। क्या लगा दें, 1 बट्टे sin C। और यहां देखिए ये जो अपवर्तनांक है, ये अपवर्तनांक क्रांतिक कोण की जाके कैसा, ये व्युत्क्रमानुपाती है, कैसा ये व्युत्क्रमानुपाती है। क्लियर, नोट करेंगे बेटा इस प्रश्न को, नोट करिएगा। इसके बाद बेटा एक अगला सवाल, बोर्ड एग्जाम का सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या सवाल है, प्रोटॉन तथा अल्फा कण की दे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य समान हैं, उनकी चालों में अनुपात क्या होगा, और m अल्फा जो अल्फा कण का द्रव्यमान है वह बराबर होगा 4 इंटू में प्रोटॉन के द्रव्यमान के। अल्फा कण का द्रव्यमान 4 गुना होता है किसके, प्रोटॉन के द्रव्यमान के। ठीक है, देखो सबसे पहले दे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य लैम्डा बराबर होगा h/p, पर हमें चालों में अनुपात निकालना है, तो p हमारा क्या होता है, संवेग, और संवेग बराबर होगा द्रव्यमान इंटू में वेग, द्रव्यमान इंटू में वेग, अर्थात लैम्डा बराबर हो जाएगा h/m इंटू में v। ठीक है, इस फॉर्मूले से देखेंगे। सबसे पहले अल्फा कण, लैम्डा अल्फा बराबर h, प्लांक नियतांक है, कांस्टेंट रहेगा भाई, प्लांक नियतांक है, कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा नियतांक। ठीक है, द्रव्यमान अल्फा कण का, वेग किसका निकालना है, अल्फा कण का। ठीक, पहला। दूसरा बेटा अब यहीं पे क्या लेना है, दूसरा आपका प्रोटॉन है, दूसरा कौन है, प्रोटॉन, तो प्रोटॉन के लिए m प्रोटॉन का द्रव्यमान इनटू में वेग किसका लगेगा, प्रोटॉन का। ठीक, अब चूंकि यहां सवाल बोला भैया दोनों की तरंग दैर्घ्य समान है, तो लैम्डा प्रोटॉन इक्वल टू लैम्डा अल्फा, दोनों की तरंग दैर्घ्य कैसी है, समान है भाई, लगा दो मान इनके, h/m प्रोटॉन v प्रोटॉन बराबर h/m अल्फा, और उसके बाद b अल्फा, तो यहां से ये तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब यहां से क्या करो, m को एक और कर लो, इसको इधर कर ले रहे,
तो देखो यहां से बी को एक और दे रहे, तो यहां पर ये m अल्फा भाग में है, दूसरी ओर जाके किस में हो जाएगा, गुणा में, बट्टे m प्रोटॉन बराबर ये भाग में दूसरी ओर जाके गुणा में, तो b प्रोटॉन बट्टे v अल्फा। अब देखो m अल्फा बराबर है 4 mp के यानी m अल्फा बराबर है 4 प्रोटॉन के द्रव्यमान के बट्टे mp बराबर bp बट्टे b अल्फा। तो ये तो कैंसिल हो गए, अर्थात b प्रोटॉन बट्टे b अल्फा बराबर 4 बट्टे 1, अर्थात इनका जो अनुपात निकलेगा वो कितना निकलेगा, 4:1। क्लियर, 4:1। क्लियर, नोट करिए बेटा, इसको नोट करेंगे। इसके बाद बेटा अगला सवाल है, अगला सवाल क्या बोल रहे हैं कि एक धातु पृष्ठ पर 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का फोटोन आपतित होता है, उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन हेतु निरोधी विभव 3.5 वोल्ट है, धातु के कार्यफलन की गणना जूल में करवाई है। देखो सबसे पहले आपको फोटोन की ऊर्जा दे रखी है, E बराबर 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। भैया इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में लाओगे तो 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19, इससे क्या करना होगा, गुणा करना होगा। ठीक, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 जूल। ये ध्यान रखना आपको, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है। अब बात कर रहे हैं भाई उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन हेतु निरोधी विभव B बराबर 3.5 वोल्ट है, तो कार्यफलन की गणना करवाई है। ठीक, फॉर्मूला होता है E बराबर W प्लस K मैक्सिमम। यहां पर ये W क्या है, ये W हमारा कार्यफलन है, कार्यफलन है। तो फोटोन की ऊर्जा होती है वह दो रूपों में उत्सर्जित होगी, पहला उसके कार्यफलन के रूप में, मतलब धातु पृष्ठ से जब इलेक्ट्रॉनों को, धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित कराने के लिए जो आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होगी वही क्या कहलाएगी, उसका कार्यफलन। भैया धातु पृष्ठ से हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित कराने के लिए न्यूनतम ऊर्जा की जो आवश्यकता होती है क्या कहलाएगी, कार्यफलन। और दूसरी ऊर्जा बेटा फोटोन की किसमें जाएगी, जब धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाएंगे तो क्या करेंगे, गत करेंगे। तो गत करने में उन्हें बेटा किसकी आवश्यकता होगी, ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो फोटोन की ऊर्जा के मैक्सिमम यानी उसके गत कराने में और धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को मुक्त कराने में, दो जगह बेटा इनकी ऊर्जा खर्च होगी। ठीक है, तो यहां से पर हमें एक कार्यफलन निकालना है, के मैक्सिमम इधर ले आओ, तो W नॉट बराबर हो जाएगा E माइनस के मैक्सिमम। ठीक है, अब निरोधी विभव में K का मान, निरोधी विभव में K बराबर बेटा होता है E इंटू में B। B यहां पर वोल्टेज है, विभव है, ठीक है, तो E माइनस के E इंटू में B। ठीक है, अब जो बचा सिर्फ एक औपचारिकता मान लगा के हल कर लेंगे। E का वैल्यू कितना है, तो आप बोलोगे 16 पंजे 80 8.0 इंटू 16 पंजे 80 इंटू 10 की पावर कितना है, माइनस के 19 माइनस E का वैल्यू 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 और V का वैल्यू 3.5। ठीक है, अब इसके बाद अब इसको क्या करना है, हल करना है। तो दोनों जगह से 10 की पावर माइनस के 19 कॉमन आ रहे बेटा, दोनों जगह से कॉमन आ रहे तो कॉमन ले लो। उसके बाद 8.0 माइनस 16 पंजे 80 और 16 तिया 48, 16 तिया 48 और 8 56। ठीक है, क्या अंक बाद दशमलव है, एक अंक बाद दशमलव, सॉरी 2 अंक बाद दशमलव है, कितने अंक बाद दशमलव, 2 अंक बाद, और इनटू और कॉमन ले चुके। ठीक है, अब करना क्या, घटा दो 8.5, वो 8 में से घटा दोगे 5.60। ठीक है, 0 बना दो, 0 या 4 बचेंगे और यहां पर बचे बेटा कितने, आप बोले 7 यानी 3.4। तो यहां पर W नॉट बराबर हो जाएगा 3.4 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 जूल। क्लियर, यह हमारा क्या रहा, आंसर रहा। नोट करिए, नोट करेंगे। इसके बाद बेटा अगला सवाल है, अगला सवाल लैम्डा बराबर 5 गुणा 10 की पावर माइनस के 7 मीटर के फोटोन की ऊर्जा का मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए। देखो
लैम्डा बराबर दे रखा है 5 गुणा 10 की पावर माइनस के 7 मीटर। और क्या पूछा है, फोटोन की ऊर्जा। और ई बराबर क्या होता है, ई बराबर होता है hc अपॉन लैम्डा। ई बराबर क्या होता है, hc अपॉन लैम्डा। क्यों, क्योंकि फॉर्मूला होता है ई बराबर h इंटू में b और b बराबर होता है c अपॉन लैम्डा। ठीक है, जहां h क्या है, h हमारा प्लांक नेतांक है, h हमारा क्या है, प्लांक नेतांक है। इसका मान बेटा होता है 6.62 इंटू 10 की पावर माइनस के 34 जूल सेकेंड। 6.62 इंटू 10 की पावर माइनस के 34 जूल सेकेंड। c हमारा क्या है, फोटोन का वेग, फोटोन का वेग, इसका मान होता है 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब लगा देंगे मान E बराबर h का वैल्यू 6.62 इंटू 10 की पावर माइनस के 34, c का वैल्यू 3 गुणा 10 की पावर 8 बट्टे लैम्डा बराबर 5 गुणा 10 की पावर माइनस के 7। अब देखो यह अभी किसमें है मान, ये हमारा जूल में है, ये किसमें, जूल में। और अगर हमें देखो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 जूल, पर हमें जूल को बदलना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो ये गुणा में दूसरी ओर जाके भाग में, तो 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लो। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो E बराबर 3 का मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6 और 3 6 18 और 6 18 और 1 19 और 2 अंक बाद दशमलव है और इनटू में 10 की पावर माइनस के 34, उसके बाद 10 की पावर प्लस के 8, उसके बाद 19 और 7 कितने हो गए, 26। नीचे प्लस के ऊपर जाके, तो नीचे माइनस के ऊपर जाके प्लस के 26 और बट्टे 16 पंजे 80 यानी 8.0। ये घात है बेटा, सबके सब क्या हो जाएंगी, कट जाएंगी। पर ऊपर 2 अंक दशमलव, नीचे कितना है 1 अंक दशमलव, 1 0 और बड़ा दशमलव से दशमलव कैंसिल। अब 800 का भाग दे देंगे, 8 दूनी 16, बचेगा कितना 6 8 और 3 10 लगाओ 0 और 8 चौक 32। तो E बराबर 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E बराबर कितना निकलेगा, 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर, नोट करें सवाल को, नोट करें बेटा। अगला सवाल बोल रहा है 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य का प्रकाश देने वाले 40 वाट के एक वर्णी प्रकाश स्रोत से प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले फोटोन की संख्या ज्ञात करनी है। भैया प्रति सेकंड कितने फोटोन की संख्या है, ठीक है, लेकिन कुल फोटोन हमें कुल हमें ऊर्जा दे रखी है कितनी, 40 वाट। अब हम ये पता कर लें कि एक फोटोन से कितनी ऊर्जा निकल रही है, उसका क्या कर दो आप, भाग कर देंगे, तो हमें पता लग जाएगा भाई कितनी संख्या है, फोटोन की कितनी संख्या है। भाई फोटोन की संख्या मान लिया n पूछा है, ठीक है। उसके बाद लैम्डा बराबर आपको दे रखा है 5000 एंगस्ट्रॉम। 5000 एंगस्ट्रॉम को मीटर में चेंज करोगे तो पहले 5 के आगे 3 जीरो मतलब 10 की पावर 3 और एंगस्ट्रॉम को मीटर में चेंज करो 10 की पावर माइनस के 10 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 5 इंटू में माइनस के 10 में से प्लस का 3 गया तो माइनस के 7, ये मीटर में आ जाएगा। ठीक, अब देखो सबसे पहले एक फोटोन के लिए ऊर्जा निकालो। एक फोटोन की ऊर्जा, एक फोटोन की ऊर्जा क्या होती है, E बराबर हो जाएगा hc अपॉन लैम्डा। और इस एक फोटोन की ऊर्जा को कुल ऊर्जा में भाग कर दीजिए, हमें संख्या पता लग जाएगी। E का वैल्यू, h का वैल्यू 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस के कितना हो जाएगा 34। C का वैल्यू 3 गुणा 10 की पावर 8 बट्टे लैम्डा का वैल्यू कितना हो जाएगा, लैम्डा का वैल्यू है 5 गुणा 10 की पावर माइनस के 7। ठीक है, अब करना क्या है, 3 का मल्टीप्लाई कर दो, 3 6 18 यानी 198, एक अंक बाद दशमलव बट्टे 5 और यहां पर माइनस के 34 और ये प्लस के 8 और ये माइनस के 7 ऊपर जाके प्लस के 7, दशमलव हटाओ 0 बढ़ा लो, दशमलव हटाया 0 बढ़ा दिया। अब करना क्या है, 50 का भाग कर देंगे, 50 का भाग कर देंगे बेटा कितने में, 198, 50 दिया 150, बचेगा कितना आपका 48, 10 लगाओ 0, 5 ने 45, बचेगा 3 5 30 यानी निकलेगा 3.96 इंटू 15 प्लस के है माइनस के 34, तो बेटा कितना बचेगा, माइनस के 19। कितना बचेगा, माइनस के 19।
ये रहा हमारा जूल के अंदर। क्लियर? अब इसके बाद अब हमें क्या करना है, हमें संख्या निकालनी है। n बराबर हो जाएगा P अपॉन E। P का वैल्यू कितना है? P का वैल्यू 50 वाट है, बट्टे ऊर्जा कितनी निकली है तो 3.96 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 जूल। ये बेटा दशमलव हटाओ, ऊपर क्या जीरो बढ़ा लो, 2 जीरो और बढ़ा लो, और ये माइनस के 19 ऊपर जाके प्लस के 19, तो 396 का भाग कर देंगे तो 5000 इंटू 10 की पावर प्लस के 19 और बट्टे 396 का भाग कर देंगे 5000 में। एक बार जाएगा 396, ठीक है, बचेगा कितना, यहाँ पर 4, यहाँ पर 2, 1 जीरो उतार लेंगे, 3 चौक 12, 4 3 बार जाएगा, 3 छक्का 18, 3 9 27 और एक 28, 3 का 9 और एक 10, 3 का 9 और 2 कितना हो जाएगा 11, ठीक है। उसके बाद बचेगा कितना, बचेगा यहाँ 2, 13 में से 5, यहाँ 0, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, यहां से 10 लगाएंगे, किसको बढ़ा लेंगे 0 और 3 एकम 3, यानी कितने बार जाएगा 13.1, n बराबर निकलेगा 13.1 गुणा 10 की पावर 19, ठीक है। एक अंक दशमलव और इधर खिसका लो तो n बराबर हो जाएगा 1.31 गुणा 10 की पावर कितना हो जाएगा 20। इतनी संख्या निकलेगी फोटोन, ठीक है, इतने फोटोन उत्सर्जित होंगे, ठीक। नोट करें सवाल को, नोट करिएगा। इसके बाद बेटा अगला सवाल है, अगला सवाल बोल रहा है नाविकों 13 एल्यूमिनियम 27 और 52 टेलिनियम 125 की त्रिज्याओं के अनुपात ज्ञात करवाए हैं। भैया सबसे पहले द्रव्यमान संख्या और नाभिक की त्रिज्या में संबंध क्या होता है, तो ध्यान रखना इसके बीच में संबंध होता है R बराबर R0 a की पावर 1/3, a की पावर 1/3। ये यहां पर नाभिक की त्रिज्या और द्रव्यमान संख्या में क्या होता है, संबंध होता है। किसी भी नाभिक का आयतन उसके द्रव्यमान संख्या के समानुपाती होता है। क्लियर? यहां पर नाभिक का जो आयतन हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, वो समानुपाती हो जाएगा उसकी द्रव्यमान संख्या के, ठीक है। 4/3 ये तो कांस्टेंट है, तो आर क्यूब समानुपाती हो जाएगा ए के। क्यूब यहां से क्या करो, क्यूब इस पे लगा दो तो समानुपाती क्यूब आ जाएगा ए पर, और क्यूब का मतलब क्या होता है, क्यूब का मतलब होता है ए की पावर 1/3। समानुपाती का चिन्ह हटा दो, बराबर का चिन्ह ले आओ, R0 और ए की पावर 1/3। अब यहां पर R क्या है, R हमारा ऋणवर्ग नेतांक है, R हमारा क्या है, ऋणवर्ग नेतांक है, ये कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहां पर सीधा संबंध होता है यहां पर। तो अब यहां पर क्या है, हमें त्रिज्याओं में अनुपात पूछा है। सबसे पहले त्रिज्याओं में अनुपात देखो, यहां पर ये रहा हमारा एल्यूमिनियम 13 और 27। सबसे पहले इसकी तुलना करेंगे एक्स जेड ए से, क्योंकि यहां पर जो त्रिज्या होती है वह किसके समानुपाती, जो नाभिक का आयतन वह समानुपाती किसके है, उसके द्रव्यमान संख्या के। किसके समानुपाती भैया, द्रव्यमान संख्या के समानुपाती है, ठीक है। तो द्रव्यमान संख्या पता करो, जेड हमारा परमाणु क्रमांक है और जेड बराबर होता है ई के, और ई बराबर किसके होता है पी के, पर हमें ये मतलब नहीं है। ए हमारा क्या है, हमारा द्रव्यमान संख्या, ए हमारी कौन है, द्रव्यमान संख्या। तो एल्यूमिनियम के अंदर जो द्रव्यमान संख्या निकली वो कितनी निकली, 27। इसी प्रकार टेलिनियम के अंदर देखेंगे, जो ऊपर भार कहां होता है, ऊपर होता है, तो इसके अंदर द्रव्यमान संख्या कितनी निकलेगी, 125। कितनी निकलेगी, 125, ठीक है। संबंध निकालना है, तो यहां पर R1 त्रिज्या में अनुपात पूछा, R1/R2 बराबर हो जाएगा a की पावर 1/3, a1 की पावर 1/3 बट्टे a2 की पावर 1/3, ठीक है। तो इसकी द्रव्यमान संख्या a1 और इसकी द्रव्यमान संख्या बेटा कौन सी है, a2। इसे द्रव्यमान संख्या a1 और इसकी द्रव्यमान संख्या a2, इसकी त्रिज्या R1 और इसकी त्रिज्या R2 अनुपात पूछा है। लगा दो वैल्यू बेटा, बस जो भी कहानी बची है, R1/R2 बराबर
A1 का वैल्यू कितना है 27 बट्टे A2 का वैल्यू कितना है 125 और इनके ऊपर कितना है 1/3। अच्छा यहां से लिख सकते हैं 27 को 3 का क्यूब बट्टे 25 को लिख सकते हैं 125 को लिख सकते हैं 5 का क्यूब और इसकी पावर कितना है 1/3। तो यहां से ये से इनसे क्या हो जाएगा कट जाएगा। कैसे कट जाएगा? अब भाई मैंने ये डायरेक्ट कैसे काट दिया, तो आप बिल्कुल बेटा जैसे यहां लिखा हुआ है वैसे लिख लो, यहां पर जैसे लिखा हुआ है वैसे लिख लो। यहां पर देखो A1 का मान लगाओगे 27 और की पावर 1/3 बट्टे A2 का वैल्यू लगाओगे 125 और बट्टे 1/3। ठीक है, 27 को लिख लो 3 का क्यूब और इसके ऊपर कितना है 1/3 बट्टे 125 को 5 का क्यूब और इसके बट्टे कितना है 1/3। तो 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल अर्थात 3/5। तो इनकी त्रिज्याओं का अनुपात कितना निकलेगा? त्रिज्याओं का अनुपात निकलेगा 3:5। क्लियर? नोट करिए सवाल को, नोट करेंगे। इसके बाद बेटा अगला सवाल, यदि नाभिक 13 एल्यूमिनियम 27 की त्रिज्या 3.6 फर्मी हो तब नाभिक 52 टेल्यूनियम 125 की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखो यहां पर सबसे पहले एल्यूमिनियम का द्रव्यमान हमें पता है, द्रव्यमान हमेशा कहां रहेगा ऊपर, इसे A1 मान लो। ठीक है, और इसकी जो त्रिज्या है R1 बराबर दे रखी है 3.6 फर्मी। इसी प्रकार टेलेनियम A2 बराबर इसका जो द्रव्यमान संख्या है वो दे रखी है 125 और इसकी त्रिज्या पूछी है। ठीक है, हमें संबंध पता है कि R1 जो R समानुपाती होता है R बराबर होगा R0 A की पावर 1/3 के। ये संबंध होता है सीधा, ध्यान रखना द्रव्यमान संख्या और त्रिज्या के अंदर। तो यहां पर R1/R2 बराबर A1 की देखो यहां पर, तो यहां लगा दोगे सीधा R0 A 1 की पावर 1/3 बट्टे R0 A 2 की पावर 1/3। तो यहां से बेटा क्या होता है, ये तो कट जाएगा। तो सीधा से संबंध ध्यान रखना है R1/R2 बराबर A की A1 की पावर 1/3 बट्टे A2 की पावर 1/3। अब देखो R1 बराबर आपको 3.6, R2 निकालना है, A1 का मान 27 की पावर 1/3 बट्टे A2 का मान कितना 125 की पावर 1/3। ठीक है, तो 3.6 बट्टे R2 बराबर 27 को 3 का क्यूब बट्टे 1/3 और 125 को 5 का क्यूब बट्टे 1/3। तो 3 से 3 और 3 से 3 हट जाएगा, तो 3.6 बट्टे R2 बराबर 3 बट्टे कितना हो जाएगा 5। ठीक है, अब यहां से क्या करना R2 को अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 3R2 बराबर हो जाएगा 3R2 बराबर 5 6 30 5 दिया 15 और 3 18 एक अंक बाद दशमलव, ये 3 गुणा में दूसरी ओर जाके भाग में। तो R2 बराबर 18 बट्टे कितना हो जाएगा 3 और 3 18। R2 बराबर कितना निकलेगा 6 फर्मी। R2 बराबर कितना निकलेगा 6 फर्मी। ये विकल्प में पूछा और ये 2018 के बाद 2024 के अंदर ये विकल्प में प्रश्न आया हुआ है, तो इसीलिए आप लोग बेटा हर प्रश्न की जानकारी हम दे रहे हैं। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को बेटा क्लास अच्छी लगी होगी। बस लगातार मेहनत करते रहिए ज्यादा से ज्यादा, और हम अपनी क्लास को अब यहीं ब्रेक कर रहे हैं। धन्यवाद।